हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं, बिना कुछ स्किप किए। हर कॉन्सेप्ट को नेचुरल इंग्लिश में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बॉटनी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फुल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन से, फिर आगे बढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। उसके बाद हम सांस कैसे लेते हैं यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसको समझेंगे। फिर आएंगे सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स। बेसिकली पूरा चैप्टर ए टू जेड कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब देखो, जब भी हम रेस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है? सिंपल, सांस लेना और छोड़ना, राइट? बट इन रियलिटी ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक पूरी 5 स्टेप जर्नी है जिसके थ्रू हवा हमारे सेल्स तक पहुंचती है और उन्हें एनर्जी देती है। चलो इस जर्नी को आराम से समझते हैं। तो ये 5 स्टेप्स क्या है, चलो देखते हैं। स्टेप 1, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये वही है जो हम सोचते हैं, सांस लेना यानी ब्रीदिंग। स्टेप 2, डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली वो अब लंग्स के एंड पॉइंट यानी एल्वियोली से निकलकर ब्लड में घुल जाती है। अब आ गया स्टेप 3, गैस ट्रांसपोर्ट। यहां ब्लड एकदम टैक्सी ड्राइवर बन जाता है और इस ऑक्सीजन को उठाकर पूरी बॉडी में घुमाता है। स्टेप 4 में फिर से डिफ्यूजन होता है। इस बार ऑक्सीजन ब्लड से निकलकर टिश्यूज में चली जाती है जहां उसकी जरूरत है। और आखिर में स्टेप 5 आती है असली कहानी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहां टिश्यूज के अंदर सेल्स इस ऑक्सीजन को यूज करके खाने को तोड़ते हैं और एनर्जी बनाते हैं यानी एटीपी। तो ब्रीदिंग से लेकर एनर्जी बनने तक ये पूरा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो क्या सारे एनिमल्स हमारी तरह लंग्स से सांस लेते हैं? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है और वो रहते कहाँ हैं। इस टेबल को देखो, जो बिल्कुल सिंपल इनवर्टेब्रेट्स हैं जैसे स्पंजेस, वो तो अपनी पूरी बॉडी सर्फेस से ही आराम से काम चला लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो तो अर्थवॉर्म वो अपनी गीली स्किन से यानी मॉइस्ट क्यूटिकल से सांस लेता है। इंसेक्ट्स में एक बहुत ही कूल सिस्टम होता है, ट्रेकियल ट्यूब्स को एक पूरा नेटवर्क। जो पानी में रहते हैं जैसे फिश या एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स, उनके पास होते हैं गिल्स। और फिर आते हैं लैंड पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और हम मैमल्स। हम सब यूज करते हैं लंग्स। और हाँ, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग वो ड्यूल सिस्टम यूज करते हैं, लंग्स भी और अपनी मॉइस्ट स्किन भी। ओके, तो अब टाइम है अपने सिस्टम को समझने का, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं पहले बता दूं, नीट के लिए सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। हर एक डिटेल पर फोकस करना। हम हवा का पूरा रास्ता ट्रैक करेंगे, नाक से घुसने से लेकर लंग्स के बिल्कुल आखिरी कोने तक पहुंचने तक। चलो हमारे एयर पैसेज की इंजीनियरिंग देखते हैं, कमाल की है। सबसे पहले है एपिग्लॉटिस। इसको समझो एक ट्रैफिक पुलिस वाला। ये डिसाइड करता है कि खाना फूड पाइप में जाएगा और हवा विंड पाइप में। गलत जगह एंट्री बंद। फिर आता है लैरिंक्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स। उसके नीचे है ट्रेकिया यानी विंड पाइप। अब ये पाइप पिचक ना जाए इसलिए इसके पास सी शेप्ड रिंग्स होते हैं सपोर्ट के लिए। और हाँ, एक नीट का फेवरेट क्वेश्चन, ये ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है? एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ द 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। इसको अच्छे से याद कर लो। फिर हमारे लंग्स के ऊपर एक डबल लेयर कवर है जिसे प्लूरा कहते हैं, और इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड है ताकि फ्रिक्शन ना हो। और लेफ्ट लंग में एक छोटा सा गड्ढा होता है, कार्डियक नॉच, दिल के लिए जगह बनाने के लिए। ट्रेकिया के डिवीजन के बाद पूरा सिस्टम एक उल्टे पेड़ जैसा लगता है। इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। देखो, ट्रेकिया हो गया पेड़ का तना। आगे जाकर ये 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकी। फिर ये आगे और डिवाइड होते हैं, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकी। डिवीजन चलता रहता है और आखिर में आती हैं बिल्कुल पतली पतली टहनियां जिनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और इन टहनियों के एंड में क्या है? अंगूर के गुच्छों जैसे एल्वियोलाई। यही है वो फाइनल डेस्टिनेशन जहां पर सारा एक्सचेंज का खेल होता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम 2 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। पहला है कंडक्टिंग जोन। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जाता है। इसका काम सिंपल है, हवा को ट्रांसपोर्ट करना। पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, हवा को साफ करना, उसमें नमी लाना यानी ह्यूमिडिफाई करना, और उसको बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करना। बेसिकली ये एक एयर कंडीशनर वाला हाईवे है। फिर आता है रेस्पिरेटरी जोन यानी एक्चुअल एक्सचेंज वाली जगह। इसमें आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली। यही वो जगह है जहां पर असल में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज यानी डिफ्यूजन होता है। तो एक है हाईवे और दूसरा है मार्केट। ओके, अब आते हैं मैकेनिक्स पर। ये सांस अंदर बाहर जाती कैसे?
कोई मोटर तो लगी नहीं है। इसके पीछे है सिंपल फिजिक्स, अ गेम ऑफ मसल्स एंड प्रेशर। चलो इसकी पूरी क्रियाविधि को समझते हैं। ब्रीदिंग के दो हीरो हैं। पहला डायफ्राम, ये हमारी चेस्ट के नीचे एक डोम शेप्ड मसल है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है। इससे हमारी चेस्ट का वॉल्यूम ऊपर नीचे यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। दूसरे हीरो हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये हमारी रिब्स के बीच में होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स और स्टर्नम को ऊपर और बाहर की तरफ उठाते हैं। इससे चेस्ट का वॉल्यूम आगे पीछे यानी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है। दोनों मिलकर चेस्ट का साइज बढ़ा देते हैं। तो जब हमें सांस अंदर लेनी होती है यानी इंस्पिरेशन, तो क्या होता है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या हुआ? चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया। अब चेस्ट के अंदर लंग्स हैं तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ गया। और फिजिक्स का सीधा सा नियम है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया बाहर के एटमॉस्फेयर के मुकाबले, तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसलिए हवा तेजी से बाहर से अंदर आ जाती है। सिंपल। अब सांस छोड़ने का क्या, यानी एक्सपिरेशन, ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रिलैक्स हो जाते हैं। डायफ्राम वापस ऊपर अपनी डोम शेप में आ जाता है, रिब्स नीचे आ जाती हैं। इससे क्या हुआ? चेस्ट का वॉल्यूम कम हो गया, लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो गया। और इस बार वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया। अब लंग्स के अंदर प्रेशर बाहर से ज्यादा है, तो हवा कहाँ जाएगी? अंदर से बाहर। और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, इसलिए नॉर्मल एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। हाँ, जब हम जबरदस्ती सांस छोड़ते हैं तब एब्डोमिनल मसल्स यूज होते हैं। चलो अब थोड़ी नंबर्स की बात करते हैं। हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को नाप कैसे सकते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। इनको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पाइरोमीटर, और ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लंग्स की हेल्थ चेक करने के लिए। चलो एक एक करके सारे वॉल्यूम्स को समझते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम या टीवी। ये है आपकी नॉर्मल शांत सांस, जैसे अभी आप आराम से बैठे हो। ये होता है लगभग 500 ml। फिर है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। ये वो एक्स्ट्रा हवा है जो आप जोर लगाकर अंदर खींच सकते हो। सोचो, एक लंबा गहरा सांस, ये 2500 से 3000 ml तक हो सकता है। इसका उल्टा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा हवा आप जोर लगाकर निकाल सकते हो, जैसे बर्थडे केक की सारी कैंडल्स एक साथ बुझाना, ये होता है 1000 से 1100 ml। और आखिर में है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV। ये वो हवा है जो आप कितना भी जोर लगा लो लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है और ये स्पाइरोमीटर से मेजर नहीं हो सकती। अब कैपेसिटी समझना बहुत आसान है, ये बस वॉल्यूम्स का जोड़ है। देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC क्या है? नॉर्मल सांस प्लस एक्स्ट्रा सांस जो आप ले सकते हो, यानी TV प्लस IRV। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC क्या है? नॉर्मल सांस जो छोड़ते हो प्लस एक्स्ट्रा सांस जो छोड़ सकते हो, TV प्लस ERV। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद लंग्स में कितनी हवा बचती है, यानी ERV प्लस RV। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी VC। ये है मैक्सिमम हवा जो आप एक्सचेंज कर सकते हो, यानी पूरा जोर लगा के सांस अंदर लो और पूरा जोर लगा के बाहर निकालो। फॉर्मूला है TV प्लस IRV प्लस ERV। और आखिर में टोटल लंग कैपेसिटी TLC, मतलब लंग्स में टोटल कितनी हवा आ सकती है, यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस बची हुई रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, ये 6000 से 8000 ml पर मिनट क्या है? ये है हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एक नॉर्मल इंसान एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? करीब 12 to 16 बार। और एक बार में कितनी हवा अंदर लेता है? टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml। तो बस 500 को 12 से 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 6000 से 8000 ml पर मिनट। मतलब हर मिनट हम 6 से 8 लीटर हवा का एक्सचेंज करते हैं। अमेजिंग है ना? ओके, तो हमने हवा को आराम से लंग्स तक पहुंचा दिया, बट असली काम तो अब शुरू होगा। हवा से ऑक्सीजन निकालकर ब्लड में डालना और ब्लड से CO2 निकालकर बाहर भेजना। चलो चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से गैस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। तो ये जो गैस का एक्सचेंज है ये होता है सिंपल डिफ्यूजन से, और इसकी स्पीड 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस। दूसरा फैक्टर है गैसेस की सॉल्युबिलिटी, और यहां एक गोल्डन पॉइंट है, नीट में हजारों बार पूछा गया है। CO2 ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है।
इसी वजह से वो आराम से डिफ्यूज कर जाती है। और तीसरा फैक्टर है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस। ये मेम्ब्रेन जो 3 लेयर्स की बनी है, एल्वियोली की वॉल, कैपिलरी की वॉल और बीच का बेसमेंट सब्सटेंस, ये सब मिलाकर 1 मिलीमीटर से भी पतली होती है, बिल्कुल पेपर थिन, ताकि डिफ्यूजन फटाक से हो जाए। ये टेबल इसको तो बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ये गैस एक्सचेंज का पूरा लॉजिक है। चलो ऑक्सीजन का पीछा करते हैं। देखो, एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 है 104 और जो ब्लड वहां आ रहा है उसमें PO2 है सिर्फ 40, तो ऑक्सीजन कहां जाएगी? सिंपल, हाई से लो, 104 से 40 की तरफ, यानी ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और इसका PO2 है 95। जब ये ब्लड टिश्यूज के पास पहुंचता है जहां PO2 सिर्फ 40 है, तो फिर से वही होगा, ऑक्सीजन हाई से लो जाएगी, यानी ब्लड से निकलकर टिश्यूज में। सेम लॉजिक CO2 के लिए चलता है, बस उल्टा। टिश्यूज में PCO2 45 है, ब्लड में 40, तो CO2 टिश्यूज से ब्लड में आ जाती है। सब प्रेशर का खेल है। अभी ऑक्सीजन ब्लड में ट्रैवल कैसे करती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। और ये एस शेप्ड कर्व हीमोग्लोबिन के स्मार्ट नेचर को दिखाता है। समझो हीमोग्लोबिन एक इंटेलिजेंट डिलीवरी बॉय है। जब वो लंग्स में होता है वहां का माहौल अलग है, हाई ऑक्सीजन, कम CO2, कम टेम्परेचर। ऐसे माहौल में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ जाती है और वो ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ लेता है। इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। पर जैसे ही ये डिलीवरी बॉय टिश्यूज में पहुंचता है वहां माहौल बिल्कुल उल्टा है, कम ऑक्सीजन, ज्यादा CO2, हाई टेम्परेचर, क्योंकि सेल्स काम कर रहे हैं। इस माहौल में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती कम हो जाती है और वो ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ देता है। इसे कहते हैं राइट शिफ्ट। कितना स्मार्ट सिस्टम है ना, जहां जरूरत है वहीं डिलीवरी। अब बात करते हैं CO2 की। इसको बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं? इसके ट्रांसपोर्ट के 3 रास्ते हैं। करीब 7% तो सीधा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। 20 से 25% हीमोग्लोबिन से जुड़कर ट्रैवल करता है, जिसे हम कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। पर सबसे बड़ा हिस्सा यानी 70% वो ट्रैवल करता है बाइकार्बोनेट आयंस HCO3- के फॉर्म में। और इस कन्वर्जन का सुपरस्टार है एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम RBCs में भरा होता है और रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे CO2 आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। चलो अब हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हमने पूरा मैकेनिज्म तो समझ लिया, पर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। और अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो? चलो अब देखते हैं रेगुलेशन और कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स। NCERT के हिसाब से हमें 3 मेन डिसऑर्डर्स पर फोकस करना है। पहला है एज़मा। इसका कीवर्ड है एलर्जी और इन्फ्लेमेशन। किसी एलर्जन की वजह से ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है और सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आती है। दूसरा है एम्फाइजेमा। इसका कीवर्ड है सिगरेट स्मोकिंग और डैमेज्ड एल्वियोलाई। इसमें एल्वियोला वॉल्स टूट जाती हैं, जिससे गैस एक्सचेंज का सरफेस एरिया ही कम हो जाता है। ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। और तीसरा है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कीवर्ड है डस्ट और फाइब्रोसिस। ये उन लोगों को होता है जो ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां बहुत डस्ट उड़ती है, जैसे स्टोन ब्रेकिंग। इससे लंग्स में फाइब्रस टिश्यू बनने लगता है, जिससे लंग डैमेज हो जाता है। तो इसके साथ हमने पूरा चैप्टर A to Z कवर कर लिया है। हमने शुरू किया 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन से, फिर हवा का पूरा रास्ता देखा, सांस लेने और छोड़ने की मैकेनिक्स समझी, टीवी, VC, TLC जैसे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को जाना, पार्शियल प्रेशर के गेम को समझा और आखिर में 3 मेन डिसऑर्डर्स देखे। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, अ फाइनल थॉट। हमने गैस एक्सचेंज के 3 फैक्टर्स देखे, पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन थिकनेस। एक बिल्कुल हेल्दी लंग में इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा बॉटलनेक या लिमिटिंग फैक्टर होगा? इस पर जरूर सोचना। आई होप अब सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अगर अब आपको लग रहा है कि सब क्लियर हो गया है तो एक बार रिवाइज जरूर करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2020।